हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए एनसीएल स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के जो एमसीक्यू है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है लेडी हार्डिंग का, जैसा कि आपको पता होगा, नर्सिंग ट्यूटर का। तो उसका पेपर जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और पिछली क्लासेस नहीं देखी है एनसीएल स्टाफ नर्स की तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासेस एक बार देख सकते हैं, जो कि फ्री कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? क्वेश्चन है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपको पता है किडनी की बेसिक यूनिट जो होती है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ए ऑप्शन है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, बी ग्लोमेरुलस, सी डिस्टल ट्यूबुल, डी कलेक्टिंग डक्ट। आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? क्लास को एक बार शेयर करिएगा और साथ में आंसर भी करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो नेफ्रॉन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। नेफ्रॉन जो है वो आपके, एक तो ग्लोमेरुलस आपने कई बार सुना होगा, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिसके अंदर बोवेन कैप्सूल वगैरह होता है, ठीक है ना। तो वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ होता है, तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ होता है। ये परमिएबल लेयर होती है, और जितना भी जो ब्लड है वो यहाँ पर आता है, जो एफरेंट आर्टरी है वो लेकर आती है, इफरेंट आर्टरी वापस लेकर जाती है। और इस तरीके से यहाँ पे पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये ग्लोमेरुलस है पूरा, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी यहाँ पर क्या होती है? फिल्टर होती है। किडनी का काम है फिल्टर करना, आपको पता है। पीसीटी होता है, उसके बाद यहाँ पे लूप ऑफ हेनले होता है, उसके बाद में यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, उसके बाद में यहाँ पे जो रहेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर रहता है। क्लियर है? तो इस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, अमीनो एसिड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये सारा के सारा यहाँ पे बोवेन कैप्सूल के थ्रू फिल्ट्रेशन का काम जो होता है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे यही चीज पूछी गई है कि सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। तो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? तो ग्लोमेरुलस करता है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स नहीं करती है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं करती है। सबसे ज्यादा सोडियम वाटर का एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो करती है। क्लियर है? बाकी ग्लूकोज वगैरह का यहाँ पर होता है, पोटेशियम यहाँ पर होता है, ये सारा जो होता है इधर होता है। लेसिक्स आपने नाम सुना होगा, फ्रूसेमाइड, जिसका एब्जॉर्प्शन जो होता है या जो असर दिखाती है इसका यहाँ पर होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लूप ऑफ हेनले में भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस सबसे करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है आपको। कंसीडर है, ए ऑप्शन है प्रोग्रेशन ऑफ सीकेडी कैन बी डिलेड बाय कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन, बी uremia usually occur when glomerular filtration rate is less than 15 ml per minute, सी है पोटेशियम इम्बैलेंस शुड बी मॉनिटर्ड व्हाइल केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद सीकेडी। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? आंसर करेगा। इन तीनों में से तीनों सही है, दो सही है, एक सही है, तीनों गलत हैं, ये आपको बताना है। आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन? चलिए तो देखिए, प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज कैन बी डिलेड बाय कंट्रोलिंग। बिल्कुल हाइपरटेंशन को आपको कंट्रोल में करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको ये मैनेज जो होता है वो किडनी से रिलीज होने वाला रेनिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आपको पता है, जो कि कन्वर्ट होता है लंग्स में जाके, लंग्स रिलीज करता है जहां पे ये कन्वर्ट होता है। तो इसी, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना, अगर आपने सीकेडी को मैनेज नहीं किया, क्लियर है, तो ये अगर अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन होगा तो ये और भी ज्यादा वर्सन हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बी है। यूरेमिया यूजुअली अकर व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज एट 50 लेस देन, तो एटलीस्ट 15 ml पर मिनट होना चाहिए। अगर लेस देन 50 ml होता है तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज को इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो ये भी सही बात है। सी है पोटेशियम इम्बैलेंस शुड बी मॉनिटर्ड व्हाइल कैरिंग अ पोटेशियम अ पेशेंट विद सीकेडी। बिल्कुल पोटेशियम इम्बैलेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मेजर कंसर्न होता है क्योंकि रीनल एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरकैलेमिया, इसीलिए तो डायलिसिस कराते हैं।
ठीक है, ताकि लेवल बैलेंस में रहे, क्योंकि ये कार्डियक एरिथमिया करता है, आपको पता है पोटेशियम का ज्यादा लेवल कार्डियक एरिथमिया करवाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तीनों रहेंगे, 1 2 3 बोथ आर करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, तो बी यहाँ पे सही जवाब रहेगा, ऑल आर करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। While caring for the patient with diabetic ketoacidosis, all of the following nursing action are appropriate except, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है? ए ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस फ्लूइड टू करेक्ट डिहाइड्रेशन, बी एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन टू रिड्यूस ग्लूकोज, सी मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोलाइट, या डी एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन इफ पेशेंट इज हाइपोकैलेमिक। एक्सेप्ट का आंसर है व्हाइल कैरिंग फॉर द पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में कीटोन बॉडी और फैट का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी बनते हैं। और ये कीटोन बॉडी जब जो होता है बॉडी में होते हैं, तो जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कीटोन यूरिया भी होता है, क्योंकि ये यूरिन में भी जाएंगे, तो कीटोन यूरिया भी यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आप जो पेशेंट है उसका ब्लड शुगर लेवल 250 से 300 चला जाता है, इतना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल चला जाता है, जिसको मैनेज करना फर्दर डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल में तो लाना पड़ेगा। तो फर्स्टली इंसुलिन सब देते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं। इंसुलिन थेरेपी देने के बाद में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो थोड़ा लेवल में आता है, यानी कि 200 तक आ जाता है, 200 नहीं बोलूंगी यहाँ पे मैं, 250 तक आ जाता है। ठीक है, 250 तक आ जाता है। उसके बाद में ये क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, यहाँ पे क्योंकि इंसुलिन का लेवल जो रहता है, सडनली इंसुलिन बॉडी में जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है वो तो उसी में काम कर रहा था जब शुगर 300-400 थी, ठीक है ना, 250 तक आने में धीरे एकदम सडनली नीचे आ जाएगा। ठीक है, ताकि बॉडी को हमारा हाइपोग्लाइसीमिया फील ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, फिर जब 250 तक आ जाता है शुगर लेवल, उसके बाद में इसको डेक्स्ट्रोज दिया जाता है, क्योंकि धीरे इंसुलिन के साथ में, ताकि धीरे धीरे जो है वो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है। ऐसी कंडीशन में ये चीज जो है वो देखी जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि while caring for the patient diabetic ketos, all of the following nursing action are appropriate except, एक को छोड़ के, एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड टू कलेक्ट डिहाइड्रेशन, सही चीज है। एडमिनिस्टर इंसुलिन टू रिड्यूस ग्लूकोज, बिल्कुल देना पड़ेगा, इसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसको देना पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मॉनिटर, इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना पड़ेगा। एडमिनिस्टर इंसुलिन इफ पेशेंट इज हाइपोकैलेमिक, तो अगर पेशेंट जो है वो हाइपोकैलेमिया है, यानी कि देखिए जब पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है तब हम इंसुलिन देते हैं, अगर पोटेशियम का लेवल कम है और आपने इंसुलिन दे देते तो और कम कर देगा। ठीक है, और कार्डियक एरिथमिया होता है, आपको पता है इसके अंदर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी करेक्ट। हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन थेरेपी, लेकिन हाइपोकैलेमिया का नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी रहेगा। बाकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर। देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिसेंटली एग्जाम हुआ है लेडी हार्डिंग का यूपीएससी, ठीक है, तो उसके अंदर ये पेपर आपके आया हुआ है, तो इस तरीके के एमसीक्यू जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और ये साटा क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको इस तरीके से, ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि एक गलत हुआ तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर। Lymph edema may occur in the affected arm following mastectomy. B, affected arm should be dependent position to prevent edema. Venipuncture and injection should not be done in the affected arm following mastectomy. आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर, क्या स्टेटमेंट सही है। तो देखिए लिम्फ एडिमा यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कॉमन होता है कौन सी कंडीशन में, जब मास्टेक्टोमी करते हैं, कि मास्टेक्टोमी जब करते हैं तो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होता है उसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, जिस वजह से ये कॉमन कंडीशन जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ लिम्फ एडिमा में अकर इन द अफेक्टेड आर्म मास्टेक्टोमी, सही बात लिखी हुई है। आफ्टर मास्टेक्टोमी एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ एडिमा होता है।
नेक्स्ट, अफेक्टेड आर्म शुड बी इन डिपेंडेंट पोजीशन टू प्रिवेंट एडिमा। डिपेंडेंट पोजीशन में रखेंगे तो क्या होगा, एडिमा जो होता है वो प्रिवेंट नहीं होगा और ज्यादा एडिमा को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, उसको पिलो लेके अपर की तरफ, हेड के नीचे हाथ को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिवेटेड रखा जाता है, अफेक्टेड आर्म को डिपेंडेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, वेन्यूपंक्चर एंड इंजेक्शन शुड बी नॉट बी इन अफेक्टेड आर्म, यानी कि जिस साइड में मास्टेक्टोमी हुई है उस साइड में आपको कभी भी वेन्यूपंक्चर वगैरह नहीं करना है। और आर्म की पेशेंट को आप सजेस्ट कर सकते हो कि आर्म की केयर करो और प्रॉपर केयर करनी है। उसके अलावा आपको स्किन का प्रोटेक्शन करना है, एक्सरसाइज करना है, और अर्ली साइन ऑफ स्वेलिंग वगैरह ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, लिम्फ फंक्शन, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें इसमें होती है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों सही आंसर है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। एग्जाम की डेट जुलाई तक टेंटेटिव है, आ जाएगा 90% आ जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए और अपनी प्रिपरेशन के लिए अपने आप को असिस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू cerebral perfusion pressure are correct except A option है, cerebral perfusion pressure is the pressure needed to ensure blood flow in the brain। B है, CPP is equal to MAP mean arterial pressure minus ICP। C है, CPP of less than 50 mm of Hg cause ischemia and neuronal death। D, normal CPP 20 to 40 mm of Hg। आंसर करिएगा, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे? यस, एवरीवन आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखिए पहला ऑप्शन है सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो सीपीपी इज द प्रेशर नीडेड टू एंश्योर ब्लड फ्लो, बिल्कुल ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो के लिए परफ्यूजन तो जरूरी होता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है बी है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल, सही बात है। सीपीपी ऑफ लेस देन 50 mm, यस, इश्चेमिया या फिर न्यूरोनल डेथ हो सकता है। नॉर्मल सीपीपी जो रहता है 60 से 100 mm ऑफ एचजी होना चाहिए, 60 से ज्यादा ही होना चाहिए प्रॉपर परफ्यूजन के लिए। 20 to 40 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इससे क्या हो जाए, इश्चेमिया, न्यूरोनल डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार एमसीक्यू और शानदार पेपर आया हुआ था। देखिए ये नर्सिंग ट्यूटर लेडी हार्डिंग का पेपर है, यहाँ पे आप जो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जिसका एग्जाम जो है वो अभी अभी हुआ है। ठीक है ना, चलिए 7 तारीख को। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लासको-कोमा स्केल, कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए ग्लासको-कोमा स्केल का यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि मोटर रेस्पॉन्स एबनॉर्मल फ्लेक्शन 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन 2, नो लैक ऑफ रेस्पॉन्स 0 या फ्लेक्शन विड्रॉल 4। आंसर करिएगा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच नहीं है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन, कौन सा सही है। ये मोटर रिस्पॉन्स है और ये स्कोर है, ठीक। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल फ्लैक्शन है डी कोर्टिकेट, एबनॉर्मल एक्सटेंशन डेसीपरेटेड, लेक ऑफ रेस्पॉन्स 0 स्कोर कभी होता नहीं है, 1 से 15 स्कोर इसके अंदर होता है, 0 कोई स्कोर ही नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सा नहीं है, तो 0 स्कोर नहीं होता, 1 से 15 स्कोर होता है ग्लासको-कोमा स्केल में। ईवीएम याद रखिएगा, ईवीएम, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, इस तरीके से ही आपको बैक टू बैक याद रखना है ईवीएम यहाँ पे। तो स्कोर भी आपका इसी तरीके से रहता है, यहाँ पे 0 स्कोर जो होता है वो रहता ही नहीं है। क्लियर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है और आपको 4, 5, 6 इस तरीके से याद रखिएगा।
टोटल स्कोर जो होता है 4 होता है, 5 होता है और 6, टोटल 15 स्कोर होता है। यहाँ पर सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ईवीएम के बारे में देख लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। जीसीएस स्कोर, कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए हम जीसीएस स्कोर का जो है वो यूज यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ईवीएम आपको पता है, तो सबसे पहला होता है आई रिस्पॉन्स या आई ओपनिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आई ओपनिंग। आई ओपनिंग में आपको पता है टोटल कितना होता है, तो 5 स्कोर होता है। तो 5 स्कोर जो होता है उसके रिगार्डिंग ही हम 5 4 3 2 1 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 5 नहीं 4 स्कोर होता है आई का, 4 5 6 इस तरीके, 4 स्कोर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 3 2 और 1, ठीक है। सबसे पहले ये है कि अगर कोई पेशेंट स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि आपने बुलाया, स्पॉन्टेनियसली अपनी आंखें खोलता है, यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे, तो हम 4 नंबर देंगे। स्पॉन्टेनियस खोलता है। 3 नंबर कब होता है, जब आप कुछ बोलो, टू स्पीच, बोलने पे खोल रहा है, यानी कि टू स्पीच। तीसरा होता है टू पेन, पेन स्टिमुलाई भरने से, चिमटी भरने से बोल रहा है, तो 2। अगर नो रिस्पॉन्स है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तब भी आपको 1 नंबर देना है। 0 स्कोर इसमें होता ही नहीं है, ये चीज याद रखिएगा ग्लास्को कोमा स्केल पे। सेकंड थिंग जो होती है ईवी, यानी कि वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल, जिसका मार्क्स होता है टोटल 5 और हम इसको V से डिनोट करते हैं। कितने से डिनोट करते हैं, V से, जिसमें 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। तो 5 मार्क्स कब देंगे, जब ओरिएंटेड है पेशेंट, टाइम प्लेस पर्सन के प्रति ओरिएंटेड है, तो उसको हम कितना नंबर देंगे, 5 मार्क्स देंगे, ओरिएंटेड है। अगर पेशेंट जो है वो कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा ऐसा बोल रहा है कि जैसे उसको पता नहीं है, हाँ 1 बजी होंगी, शायद 2 बजी होंगी, इस तरीके से, ठीक है। तो टाइम प्लेस पर्सन के प्रति थोड़ा कंफ्यूज्ड है, तो उसको हम 4 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट, अगर कुछ भी इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, इन एप्रोप्रिएट वर्ड, तो कितना नंबर देंगे, 3। अगर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, तो कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो कितने नंबर देंगे, यहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पे देना है। 0 तो होता ही नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है आपके यहाँ पे लिख रही हूं मैं, दैट इज ईवीएम, यानी कि मोटर रेस्पॉन्स। क्या होगा, मोटर रेस्पॉन्स होगा, एम से डिनोट करते हैं, 6 नंबर इसका होता है, यानी कि 6 5 4 3, यहाँ पे लिख रही हूं 2 एंड 1, क्लियर है। तो 6 नंबर कब दोगे, जब ओबेस कमांड है, यानी कि आप जो बोल रहे हो वो अच्छे से समझ रहा है, तुरंत काम कर रहा है, इसका मतलब है ओबेज कमांड। क्या रहेगा, ओबेज कमांड यहां पर रहता है, ठीक है। 5 मार्क्स कब दोगे, जब लोकेलाइज्ड पेन हो रहा है, लोकेलाइज्ड पेन, तब कितने मार्क्स देने हैं आपको, 5 मार्क्स देने हैं, ठीक है। 4 मार्क्स कब दोगे, जब पेशेंट जो है वो आपके विड्रॉल फ्रॉम पेन, क्या हो रहा है, विड्रॉल फ्रॉम पेन, ठीक है, तब आपको 4 मार्क्स देने हैं। 3 मार्क्स कब देने, जब एबनॉर्मल फ्लैक्शन है, क्या हो रहा है, एबनॉर्मल फ्लैक्शन, तब आपको कितने मार्क्स देने हैं, आपको 3 मार्क्स देने हैं एट द टाइम ऑफ एबनॉर्मल फ्लैक्शन, या फिर डी कोर्टिकोड, कोर्टिकेट पोस्चर, ठीक है। अगर 2 मार्क्स कब देने, जब एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, क्या है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, यानी कि डेसिबरेट, डेसिबरेट पोस्चर। 1 मार्क्स जब नो रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड टू ग्लास्को कोमा स्केल जो है वो आपको याद रखनी ही रखनी है। अब बात करते हैं कि अगर ग्लास्को कोमा स्केल जो है, ठीक है, अगर 13 से 15 पूरा स्कोर है मतलब नॉर्मल है, लेकिन अगर 13 से 15 के बीच में स्कोर आता है, कितना स्कोर आता है,
यहाँ पे मैं नया कुछ लिख रही हूं जो आपको याद रखना है। अगर 13 to 15 के बीच में स्कोर है तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को माइल्ड इंजरी हो सकती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, अगर आपका ग्लास्को कोमा स्केल 9 से 12 के बीच में है तो मॉडरेट लेवल। ठीक है, 9 to 12 है तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल की इंजरी हो सकती है। अगर यहाँ पे लेस देन 9 अगर है या लेस देन 8 है तो यहाँ पे सीवियर इंजरी को डिनोट जो है वो करता है। तो मैक्सिमम स्कोर 15, मिनिमम स्कोर 3, देयर इज नो जीरो स्कोर इन द ग्लास्को कोमा स्केल। ठीक है, तो ग्लास्को कोमा स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ईवीएम आपको याद रखना, ईवीएम मशीन जो होती है वो याद रख लीजिएगा और इसी सीक्वेंस में। While caring for patient on mechanical ventilator, high pressure alarm is caused by all of the following reason except। एक हाई प्रेशर अलार्म होता है, एक लो प्रेशर अलार्म होता है। यहाँ पे आपको हाई प्रेशर पूछा गया है तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा एवरीवन। क्लास को शेयर भी करना है और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। चलिए आंसर करिए। चलिए, हाई प्रेशर अलार्म पूछा गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट है तो ये पूछा गया है, तो आप आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा हाई प्रेशर अलार्म। जब एयर फ्लो का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, एयर फ्लो जब कब बढ़ेगा एयर फ्लो का रेजिस्टेंस जब किंकिंग ट्यूब मुड़ गई है, ठीक है, या फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है पेशेंट को ऐसी कंडीशन में, या फिर एयरवे में कोई सिक्रीशन भरा हुआ है उस टाइम पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या फिर पेशेंट ने ईटी ट्यूब जो डाली हुई है एंडोट्रेकियल ट्यूब उसको बाइट कर लिया है अगर, तो ये कंडीशन, या फिर ट्यूब में वाटर चला गया है तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तब एयर फ्लो का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तो एयर फ्लो का रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होता है उस टाइम पे आपको हाई प्रेशर अलार्म बजता है, और लो प्रेशर अलार्म कब बजता है, जब हाइपोवेंटिलेशन होता है। याद रखिएगा, किंक्ड वेंटिलेटर ट्यूबिंग है, अगर ब्रोंकोस्पाज्म है, अगर बाइट कर लिया है ईटी ट्यूब को, तो आपको ऐसा जो है वो हाई प्रेशर अलार्म या फिर एयरवे का रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो वाटर इन ट्यूब, वाटर ट्यूब, सिक्रीशन इन ट्यूब, तो इन सारी कंडीशन में हाई प्रेशर अलार्म होता है, हाई प्रेशर अलार्म। ठीक है ना, और इसमें एयरवे इंक्रीज, एयरवे रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, कौन सा नहीं होगा, ड्यू टू ओवर सडेशन, यहां पे आंसर नहीं होगा। और एक होता है लो प्रेशर अलार्म। ठीक है ना, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके होता है लो प्रेशर अलार्म होता है। ठीक है ना, 1 सेकेंड, यस, तो आपको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको ग्लास्को कोमा स्केल जो है वो आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व एट्रोपी एंड सेंट्रल विजन फील्ड लॉस। बी ऑप्शन है, patient with untreated glaucoma has tunnel vision. C, intraocular pressure is increased to more than 21 mm of Hg with glaucoma. तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन, सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है ऐसा पूछा गया है। तो इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, एक दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं, एक भी करेक्ट हो सकता है, तीनों भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आप आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। यस एवरीवन आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखिए, ग्लूकोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व एट्रोपी एंड सेंट्रल विजन लॉस। तो ग्लूकोमा में जो होता है सेंट्रल विजन नहीं, पेरिफेरल विजन लॉस होता है। ग्लूकोमा में क्या होता है, पेरिफेरल विजन लॉस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पेशेंट विथ अनट्रीटेड ग्लूकोमा टनल विजन होता है, बिल्कुल आपको एक ही तरह दिखेगा अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। ठीक है, तीसरी चीज है, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज मोर देन 21 पेशेंट
ग्लूकोमा। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है रिगार्डिंग ग्लूकोमा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग प्रिंसिपल इज नॉट करेक्ट। ये ऑप्शन है यहाँ पे referencing refers to placing the transducer at phlebostatic axis. B, zeroing confirm that when pressure within the system is zero, the monitor reads zero. C, transducer placed higher than phlebostatic level produce falsely high blood pressure reading. D, reference stopcock is open to room air and off to the patient while zeroing. आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है एवरीवन। आंसर करिएगा। नॉट करेक्ट पूछा गया है, कौन सा यहां पे करेक्ट नहीं है इन्वेजिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग। तो इन्वेजिव हीमोडायनेमिक जो मॉनिटरिंग है उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है रिफरेंसिंग रेफर टू प्लेसिंग द ट्रांसड्यूसर एट फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, सही बात है। बी है जीरोइंग कंफर्म दैट व्हेन प्रेशर विद इन द सिस्टम इज द जीरो मॉनिटर रीड जीरो, यस। ट्रांसड्यूसर प्लेस्ड हायर अगर आप रखोगे, ठीक है, अगर आप ट्रांसड्यूसर को हाई रखोगे, ऊपर रखोगे तो फॉल्सली लो आएगा, ठीक है। रीडिंग जो रहेगी वो फॉल्सली हाई नहीं आएगी, फॉल्सली लो रीडिंग आएगी। तो ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस हीमोडायनेमिक गलत स्टेटमेंट है। तो सी हमारा आंसर रहेगा। रेफरेंस स्टॉपकॉक इज ओपन टू रूम एयर एंड ऑफ द पेशेंट वाइल जीरोइंग, तो सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे फॉल्सली हाई कब आता है, जब ट्रांसड्यूसर लो रखा जाए, फ्लेबोस्टैटिक से लो रखा जाए तो फॉल्सली हाई आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हाई रखा गया है तो लो आता है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट लिखा गया है, तो सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया रिफर्स टू न्यूमोनिया दैट अकर इन। वेंटिलेटर यानी एसोसिएट यानी कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया है, उसके बाद में कितने टाइम तक होता है तो इसे हम वेंटिलेटर न्यूमोनिया या फिर ईटी ट्यूब डालने के बाद में कितने टाइम तक अगर न्यूमोनिया होता है तो उसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया जो है वो यहाँ पे बोला जाएगा। से इन्फेक्शन भी फैलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोर देन 48 आवर आफ्टर ईटी ट्यूब अगर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया बोलते हैं। 48 आवर आफ्टर एंडोट्रेकियल ट्यूबिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है इंटेंसिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन थेरेपीज आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की स्टेजेस दी गई है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन और इंटेंसिफिकेशन जो है वो कब दी जाती है, आंसर करिएगा। ल्यूकेमिया कॉमनली डिवाइडेड कीमोथेरेपी जो ल्यूकेमिया में दी जाती है उसको हम कॉमनली डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है इंडक्शन, ठीक है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। पहला जो ल्यूकेमिया में कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है ना, यानी कि ड्रग वगैरह दी जाती है जो कीमोथेरापेटिक होती है, और इस ड्रग का जो है वो डिवाइड किया गया है इसको 3 भागों में। तो पहला जो भाग होता है उसको हम इंडक्शन स्टेज बोलते हैं या इंडक्शन थेरेपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडक्शन स्टेज या इंडक्शन थेरेपी। दूसरा होता है पोस्ट रिमिशन फेज जो होता है, इसको पोस्ट रिमिशन फेज बोलेंगे। तीसरा होता है मेंटेनेंस थेरेपी, ये तीसरा होता है। कौन सा होता है, मेंटेनेंस थेरेपी जो होता है वो यहाँ पे तीसरा होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो पूछा गया है कि इस कीमोथेरेपी में इंटेंसिफिकेशन और कंसोलिडेशन ये दोनों जो प्रोसेस है वो किस में होते हैं, ये दोनों प्रोसेस जो होता है पोस्ट रिमिशन में किए जाते हैं। और पोस्ट रिमिशन में कंसोलिडेशन और इंटेंसिफिकेशन जो है वो करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें मैलिग्नेंट सेल होती है, रेजिडुअल मैलिग्नेंट सेल जो होती हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इस थेरेपी में जो आपके रेजिडुअल मैलिग्नेंट तो रेजिडुअल मैलिग्नेंट सेल होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेट किया जाता है पोस्ट रिमिशन थेरेपी के अंदर। क्लियर। इंडक्शन थेरेपी में क्या करते हैं, अचीव रिमिशन, ठीक है, अचीव रिमिशन होता है। और मेंटेनेंस में प्रिवेंट रिप्लेस, ठीक
ठीक है। रिलैप्स यानी कि फिर दोबारा ना हो, इसके लिए इसको प्रिवेंट किया जाता है। तो प्रिवेंट रिलैप्स जो होता है वो मेंटेनेंस स्टेज में होता है। तो यहाँ पे पोस्ट रिमिशन में कंसोलिडेशन और इंटेंसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग। प्लेग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लेग जो है वो यार्सिनिया पेस्टिस जो है वो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। ये एंटेरोबैक्टीरियल फैमिली से बिलोंग करता है। जो यार्सिनिया पेस्टिस जो होता है वो किससे, एंटेरोबैक्टीरियस फैमिली ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ये होता है। और ये एंटेरो बैक्टीरिया फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। इसकी कितनी स्टेजेस होती है, एग्जाम में पूछा जाता है 3 स्टेजेस। पहली होती है बुबोनिक स्टेज, बुबोनिक स्टेज। इसमें फीवर, चिल्स, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। दूसरी जो होती है वो सेप्टिसेमिक होती है। कौन सी होती है, दूसरी स्टेज जो होती है इसको बोलते हैं सेप्टिसेमिक स्टेज बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं। तीसरी जो होती है न्यूमोनिक स्टेज होती है। ठीक है ना, तो ये 3 स्टेज होती है। फीवर चिल्स के बारे में पूछा जाता है तो वो बुबोनिक स्टेज में यानी कि अर्ली स्टेज में होता है, यार्सिनिया पेस्टिस। अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल जो है वो हो सकता है। अर्ली इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम जो रहता है टिटनस वगैरह फैलाता है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजन्स भी यहाँ पे नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है, एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमसीक्यू क्रैश कोर्स अपने आप को असिस्ट करने के लिए 20 फुल लेंथ एनसीएल के टेस्ट अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिएगा एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बना दीजिए, रात भर पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो। और इसी तरह से जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।